नमस्कार दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात की थी। मैंने कहा था कि लैंग्वेज इस पॉलिसी में एक इतना इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसके बारे में अलग से बात किया जाना ज़रूरी है। और अब इस पॉलिसी में लैंग्वेज को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी भी फंस गए हैं। आखिर क्या है इस पॉलिसी में जिसको लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है और इन सब का पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स पर क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पॉलिसी में ऐसा कहा गया है कि सेकंड स्टैंडर्ड तक बच्चे को सिर्फ उसकी मातृभाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1980 में ज्योति बसु की सीपीएम गवर्नमेंट ने भी वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसी ही डिमांड की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंग्लिश को पूरी तरह से आउट कर दिया गया है। इवन एट दिस लेवल ऐसा लगता है कि पॉलिसी में एक बैकडोर ऑप्शन ओपन रखा गया है ताकि स्कूल्स इंग्लिश में एजुकेशन कंटिन्यू रख सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बच्चे को अगर उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो फिर उसका दिमाग विकसित अधिक होता है। 6 से 8 साल तक बच्चे का 95% ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है और इसीलिए अगर बच्चे को उसी भाषा में पढ़ाया जाए इस एज में जिसमें वह सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो बच्चे का दिमाग सबसे ज़्यादा विकसित होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सिर्फ 5 से 6% लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोगों में एक भावना रहती है, भले वो समाज के किसी भी तबके से हो, कि अगर बच्चे को ज़िंदगी में तरक्की चाहिए तो उसके लिए शुरू से उसका इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर बच्चे को उसकी मातृभाषा में ना पढ़ाया जाए तो वह रट लेता है। वह रट तो लेता है लेकिन जो रटता है उसे वह इंटरनलाइज नहीं कर सकता, उसे आत्मसात नहीं कर सकता और इसीलिए उसकी रचनात्मक क्षमता उस हद तक नहीं बढ़ पाती जितनी उसे बढ़नी चाहिए। हो सकता है कि यह बात सच हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया का मिडिल क्लास इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। वैसे इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में दोनों तरह से आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि चाइना, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, इन सारी कंट्रीज में उनकी सारी पढ़ाई उनकी मातृभाषा में ही होती है। लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी सच है कि इनमें ग्रेजुएट लेवल पर इंग्लिश में कोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है। वैसे क्या आप यह जानते हैं कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इंग्लिश बोलने वालों से 3 गुना ज़्यादा है। इन सबसे एक इंटरेस्टिंग सवाल यह भी खड़ा होता है, आर वी ऑल बिकमिंग विक्टिम ऑफ इंग्लिश इंपेरियलिज्म? इज इंग्लिश द यूएस डॉलर ऑफ लैंग्वेजेस? वैसे इन कंट्रीज में यह इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन हमारी कंट्री में 1700 लैंग्वेजेस है। तो ऐसी हालत में अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है और बच्चा अगर वहाँ की लैंग्वेज से वाकिफ ना हो तो वो पढ़ेगा कैसे? तो मुझे लगता है कि आप अपर केजी तक लोकल या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन क्लास 1 से आपको इंग्लिश का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देना चाहिए। नंबर 2, 3 लैंग्वेज फार्मूला। ट्रेडिशनली प्राइवेट स्कूल्स में 6 से 8 स्टैंडर्ड तक 3rd लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और इसका कारण है 1968 की एजुकेशन पॉलिसी जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को रेकमेंड किया गया था। लेकिन चूंकि एजुकेशन एक स्टेट पॉलिसी है इसलिए कई सारे स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल आदि ने इस फॉर्मूला को मानने से इनकार कर दिया और इंस्टेड अपने स्टेट्स में 2 लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई किया। मतलब इन स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती है। इसका कारण क्या है? अगर आप सोचेंगे इस बात पर तो आप समझेंगे कि पूरे मामले की प्रॉब्लम कहां पर है। और अब हम आते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर हुई करंट कंट्रोवर्सी पर। नंबर 1, ट्रेडिशनल नॉर्थ वर्सेस साउथ। 1965 में भी हिंदी भाषा को पढ़ाए जाने को लेकर के तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था और अब कुछ तमिल नेताओं का यह कहना है कि इस पॉलिसी से हिंदी को तमिलनाडु में बैकडोर से घुसाने की एक कोशिश की जा रही है। कुछ तमिल नेताओं ने तो यहां तक भी कह दिया है कि तिहाड़ जेल में उन्हें हिंदी न जानने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वेल, आई एम सॉरी, तिहाड़ जेल में वह काफी कंफर्टेबल थे, लेकिन एयरपोर्ट पर हिंदी न जानने के कारण उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। सॉरी अबाउट दैट। अब यहां पर भी 3 बातें हैं। नंबर 1, तमिलनाडु पूरे साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है? नंबर 2, पॉलिसी में यह कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि हिंदी को किसी भी स्टेट पर फोर्स किया जाएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ना चाहे तो स्टेट उन्हें
कैसे रोक सकता है। नंबर 3, हाँ यह बात जरूर है कि पॉलिसी में संस्कृत पर काफ़ी जोर दिया गया है, जबकि भारत में सिर्फ 25,000 लोग ऐसे हैं जो संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते हैं। लेकिन तमिल अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध भाषा है, तो अगर वहाँ पर संस्कृत को पढ़ाए जाने को लेकर के कोई विरोध होता है तो मैं उसे समझ सकता हूँ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कर्नाटक के मुत्तूर गांव में सारे के सारे लोग संस्कृत में बात करते हैं। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि संस्कृत की खूबियों के कारण विदेशों में भी इसे कुछ जगह पर पढ़ाया जाता है। देखते हैं इंग्लैंड के सेंट जेम्स स्कूल की एक झलक। Agne Padram Karishyasi Dawe Tat Satyamangirah. Prestigious universities like Oxford, Cambridge, Edinburgh have Sanskrit departments. वैसे एक और विचारधारा भी है जो यह कहती है कि स्टूडेंट्स को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिसका जीवन में कमर्शियल यूज हो। वैसे ये लोग ये नहीं जानते कि इंटरनेशनल बोर्ड्स में भी बच्चों को 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाती है और स्कूल में भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस वगैरह, जिसका जीवन में कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। संस्कृत को लेकर के अपने एक कमेंट पे संदीप माहेश्वरी जी भी विवादों के घेरे में फंस गए हैं। स्टूडेंट्स को दिए गए एक लेक्चर में उन्होंने यह कहा कि स्कूल्स को बच्चों को संस्कृत या स्पेनिश जैसे अननेसेसरी सब्जेक्ट्स ना दे करके स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट इलेक्टिव कोर्सेज के रूप में देने चाहिए ताकि बच्चा उसका जीवन में कुछ यूज़ कर सके। हालांकि संदीप माहेश्वरी जी की बात शायद अपने आप में कुछ सही होती, लेकिन जिस तरह से और जिस एग्जाम्पल से उन्होंने इस बात को बच्चों के सामने कहा, उससे यह लगा कि शायद उन्होंने संस्कृत भाषा का अपमान किया हो और इसीलिए सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी ट्रोलिंग शुरू हो गई और बाध्य होकर के उन्हें फाइनली एक अपॉलॉजी इशू करनी पड़ी ट्विटर पर। वैसे उस वीडियो का वह पोर्शन जिसके कारण कंट्रोवर्सी हो गई है, आप चाहे तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें ना। वैसे संस्कृत को पढ़ाए जाने को लेकर विरोध में एक बात और भी कही गई है और वह यह है कि संस्कृत ब्राह्मणवादी है, चूंकि यह वेदों की भाषा है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि संस्कृत में अगर वेद लिखे गए हैं तो जैन और बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इसलिए संस्कृत पर ना किसी धर्म विशेष का अधिकार है और ना ही किसी वर्ण विशेष का। मैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का सपोर्ट करता हूं क्योंकि इंटरनेशनल बोर्ड्स में भी यही रिकमेंड किया गया है। वैसे मल्टीपल लैंग्वेज से इंसान की कॉग्निटिव स्किल्स पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में एक आर्टिकल मैंने वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक रही हिंदी को दूसरे स्टेट्स पर इम्पोज करने की बात, तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है। 44% लोग इंडिया में हिंदी बोलते और समझते हैं, लेकिन हिंदी सिर्फ 23% लोगों की मातृभाषा है। जानते हैं ये डिफरेंस कहाँ से आया? मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मारवाड़ी बोलने वाले लोगों की गिनती भी हिंदी स्पीकिंग लोगों में हो जाती है। इसका मतलब अगर कुछ लोग हिंदी पढ़ना और समझना चाहते हैं तो स्टेट को उन्हें नहीं रोकना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्री स्कूल तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्हें मौका दिया जाना चाहिए इंग्लिश में पढ़ने का। आपको क्या लगता है कि देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, या फिर आपको लगता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसमें देश रीजन्स में और रीजनल लैंग्वेजेस में बटा हुआ है, वह सिस्टम सही है? संस्कृत के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर इंटरनेशनल बोर्ड्स में स्पेनिश और फ्रेंच पढ़ाई जा सकती है 3rd स्टैंडर्ड से, तो फिर संस्कृत को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने में क्या दिक्कत हो सकती है? अपने जवाब वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लिखकर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।